अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि जो भी हम वैल्यूज रखेंगे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, ये सब चीजें हमें इस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में समझनी है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें क्या है, जो भी हमारा मिरर होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है, उस मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखेंगे। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, इमेज कहीं पर भी बने, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, सेकंड, जो भी हम डिस्टेंसेस मापेंगे वो कहां से होगा, पोल से। अगर कोई रे यहां से आ रही है तो उसका डिस्टेंस जो है हम पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन से सभी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे, चाहे वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो। थर्ड, कोई भी रे जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में जा रही हो। ठीक है, सपोज कीजिए ये रे है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही हो, एरो से बनाना पड़ता है, एरो से बताना पड़ेगा हमें ये किस साइड से जा रही है। ठीक है, सो ये इस साइड में जा रही है, सो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी कि जो भी इस रे की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है सो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रे है किस तरफ से जा रही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है। इसमें एरो किस साइड है, इस साइड है, यानी कि ये इस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। सो इसका जो भी वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमें ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर की ओर रखना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम इसके ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा उसकी जो हाइट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज, उसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव में होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हमें रिमाइंड करना है न्यूमेरिकल सोल्व करते समय। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बाद अब आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, u जो है वो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f जो है वो फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस पॉइंट की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, सो ये मिरर फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है वो मिरर वाले इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनका मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। सो हाइट ऑफ इमेज को हम लिखते हैं h' और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं h। सो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, h' अपॉन में h। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू -v अपॉन में u, यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस में इमेज का डिस्टेंस पोल से अपॉन में u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकल जाएगा m जो है वो -v/u के भी इक्वल होगा और h' अपॉन में h के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। इन दोनों मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इनसे हमारे सभी न्यूमेरिकल्स जो है मिरर के वो सभी सोल्व होंगे। इस पार्ट में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम फॉर लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। अब तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है,
द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये होता क्यों है? Cause of refraction, the speed of light changes when it enters one medium to another। रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जब जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम या फिर एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें चेंज आ जाता है जब ये किसी और मीडियम में जाती है, एयर से वाटर में या फिर ग्लास मीडियम में या और किसी मीडियम में। ठीक है, सो सपोज कीजिए ये है मीडियम 1 M1 यानी कि मीडियम 1 और ये है M2। जब कोई ओब्लिक यानी कि तिरछी लाइट रे इसमें एंटर करेगी, ठीक है, इस तरह से ये लाइट रे इसमें एंटर कर रही है, ये ऊपर वाला जो है ये मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। सो ये एयर से किसी ग्लास में, सपोज कीजिए कोई ग्लास है, इसमें एंटर कर रही है, तो ये ये जानी चाहिए कैसे? सीधी लाइन में, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इस तरह से ये बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेजेस पर डिटेल में पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल, इसमें सबसे पहले है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल का जो बॉटम यानी कि जो तल होता है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एयर से वाटर के मीडियम में जाती हैं। ठीक है, इसी कारण हमें लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है और जो बॉटम है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सेकंड है इसमें अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जब कोई पेंसिल हाफ इमर्स्ड इन वाटर, आधी पानी में डूबी हुई होती है, तो हमें वाटर और एयर का जो सरफेस होता है, ये एयर ये वाटर, ठीक है, इसके सरफेस पर जहां पर ये दोनों कांटेक्ट करते हैं एयर और वाटर, उस सरफेस पर हमें पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है कि लाइट रेज जो है हम इसे कहाँ से देख रहे होते हैं? यहाँ से अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो हमें ये बेंट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि हम इसे कहाँ से देख रहे हैं? एयर से। लाइट रेज कहाँ से? एयर से वाटर के अंदर जा रही हैं। सो मीडियम चेंज हो गया, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी कारण ये बेंट होती हुई हमें दिखाई देती है। थर्ड है इसमें लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स हायर। ग्लास टम्बलर यानी कि कांच का ग्लास जो होता है उसमें जब हम लेमन डाल देते हैं, एक साबुत लेमन डालेंगे हम उसमें, तो वो हमें साइड से देखने पर वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जाने पर उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, थर्ड है लास्ट है इसमें लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर आपकी बुक है, ठीक है, बुक पर अगर हम ग्लास स्लैब रख देते हैं, उसकी वजह से जो भी लेटर्स होते हैं बुक पर लिखे हुए, जो भी अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं, वो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, एयर और ग्लास मीडियम है, वहाँ पर भी दो मीडियम है, इसी कारण लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी और जो लेटर्स हैं वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं रिफ्रैक्शन के। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है? सपोज कीजिए ये हमारी PQRS एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एयर का मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। ग्लास स्लैब है तो ग्लास मीडियम होगा। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है हमारी, नॉर्मल RS वाले सरफेस पर नॉर्मल है और ये PQ वाले सरफेस पर नॉर्मल लाइन है हमारी। इसे डिनोट कर देते हैं, ये N, ये N डैश। ठीक है, N और N डैश जो है हमारी ये नॉर्मल लाइन है। अब सपोज कीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है एक मीडियम से, ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर करेगी। और रिफ्रैक्शन क्या कहता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन
चेंज कर लेती है। सो ये एयर मीडियम से जैसे ही ग्लास मीडियम में एंटर करेगी, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी इस लाइन में, लेकिन जब ये ग्लास मीडियम में एंटर करेगी तो ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, सो इसका पाथ जो है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये इस जैसे ही इस पॉइंट पर एंटर करेगी और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर ये क्या है, इंसिडेंट रे। सो ये बनाएगी यहाँ पर एंगल आई, और जब इस पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया इसका, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो ये यहाँ पर बनाएगी एंगल आर। ठीक है, और एंगल आर जो है वो एंगल आई जो है आर से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये आर नॉर्मल की तरफ जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, मुड़ गई। ठीक है, अब एयर से ग्लास मीडियम में आने पर क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, बेंड हो गई। अब फिर से सपोज कीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस वाले सरफेस पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो ये बनाएगी यहाँ पर एंगल I2। ठीक है, आई तो बना चुकी है यहाँ पर, सो I2 रख लेते हैं इसे, ये बनाएगी एंगल I2। और जब ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पर बनाएगी एंगल R2। यहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे, जैसे ही ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी, सो ये अवे टू द नॉर्मल, ये फिर से बेंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर। यहाँ पर क्या हुआ था, ये नॉर्मल की साइड, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, और यहाँ पर क्या हुआ है, ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ठीक है, अब जो रे होगी ये हो गई फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है। अब आप नोटिस करेंगे जो फाइनल में रिफ्रैक्टेड रे है एयर मीडियम में, ये वाली, और जो ओरिजिनल पाथ था इसी रे का, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था ये, लेकिन ये किस पाथ पर आ गई रिफ्रैक्शन के कारण, इस पाथ पर। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में जो है कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। सपोज कीजिए इसमें आ गया x डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका पाथ होना चाहिए था ये, इसके ये पाथ हो, अब क्या है इसका रिफ्रैक्शन के बाद ये, सो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे कहा जाएगा लिटरल डिस्प्लेसमेंट। और लिटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगा दो चीजों पर। फर्स्ट है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जो हमारी ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। और सेकंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की थिकनेस पर, यानी कि जो आर से क्यू की दूरी है ये होगी थिकनेस। ठीक है, अगर ये थिकनेस इंक्रीज होगी सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये थिकनेस कम होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। ये था हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कुछ नियम। जैसे कि पीछे वाले पेज पर हमने ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पर कुछ नियम को फॉलो करना होगा। उसमें से फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और नॉर्मल रे जो होती है हमारी, जो दोनों मीडियम के इंटरफेस, यानी कि जहां पर दोनों मीडियम मिलते हैं वहां पर जो नॉर्मल रे होती है हमारी, ये तीनों चीज कहां पर होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड है इसमें स्नेल्स लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हमें किसी एक कलर की लाइट दी गई है और एक पेयर ऑफ मीडियम दिया गया है, ठीक है, सो इसको इस डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। एक पेयर दिया गया हमें मीडियम का, मीडियम 1 और मीडियम 2, लाइन के ऊपर की तरफ मीडियम 1 है और नीचे की तरफ मीडियम 2 है। सो मीडियम 1 और मीडियम 2 में हमें एक गिवन कलर की लाइट दी गई है। सो ये नॉर्मल, ये हमने बनाई नॉर्मल। सो एक जो हमें गिवन कलर की लाइट दी गई है वो एक मीडियम से, ये लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब एंटर करेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सो ये यहाँ नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल आई,
और नीचे की तरफ बनाएगी रिफ्रैक्टेड यानी कि एंगल आर। और ये एंगल आई और एंगल आर जो होंगे इनका जब हम रेशियो निकालेंगे किस तरह से, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन आई यानी कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन, साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट किस तरह से, इसका रेशियो आ गया, जो भी इसका रेशियो आएगा, सपोज कीजिए हम इस एंगल आई को इंक्रीज कर दें, हमने जो है ये इंसिडेंट रे जो है ये और ओब्लिक यानी कि तिरछी कर दिया इसे। ठीक है, यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं, हमने इसे इसका एंगल बढ़ा दिया, ये एंगल आई जो है ये इंक्रीज हो गया। एंगल आर जो होगा वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ये एंगल आर। अगर मीडियम सेम है और लाइट का कलर सेम है तो जो एंगल आई और एंगल आर इन दोनों का रेशियो, साइन आई और साइन आर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, उनका आंसर जो है वो सेम आएगा यानी कि कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यह है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। हमें एक मीडियम का पेयर दिया गया है यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। इसे अगर हम आइडेंटिटी की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 में और मीडियम 2 में इनका रेशियो, उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मीडियम 1 को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम लिख देंगे v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम लिख देंगे v2। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है, तो वेलोसिटी की जगह हम स्पीड भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, v1 बाई v2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाए जब, तो उसका मतलब क्या होगा, n/1। इसका मतलब होगा कि n/1, इसका मतलब है कि सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में कितना है एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और n/1 अगर लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझना हमें जरूरी होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, या फिर वैक्यूम और एयर। किसी एक मीडियम का वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी एज कंपेयर टू वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, इनका रेशियो उसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमेशा किससे कंपेयर करना होता है हमें, लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में कितनी होगी। ठीक है, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल्स टू सी होता है हमारी लाइट की स्पीड वैक्यूम या फिर एयर में जो होती है 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v है यहाँ पर जो अदर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाईएस्ट होता है, जो है 2.42। ठीक है, और भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं आपकी बुक में, एक टेबल दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें आप देख सकते हैं किस किस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड दो टर्म आती हैं, डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम। डेंजर, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? डेंजर मीडियम, आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम में से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे डेंजर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या होता है? आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं उनमें से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसे कहा जाएगा रेयर मीडियम।
ठीक है, इसे डायग्राम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये मीडियम 1 और मीडियम 2 दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मीडियम 1 का कम है, मीडियम 2 का ज़्यादा है। सो लाइट रे जो है तो ये इसका कम है मीडियम 1 का, तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये लाइट रे ये मीडियम की बाउंड्री है, इंटरफेस है इनका, और ये है नॉर्मल। सो ये लाइट रे एक मीडियम 1 रेयरर मीडियम से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा में जाएगी तो वो बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये किस तरफ बेंट हो गई, किस तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अगर हम वही बात करें कि ऊपर वाला हमें दिया गया है, ये है डेंसर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, और नीचे है रेयरर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे, ये नॉर्मल हो गई। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे, तो क्या होगा, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दूर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है।